चलिए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज ग्रोथ हार्मोन या प्लांट हार्मोन। तो पहले समझ लेते हैं प्लांट हार्मोन क्या होते हैं। तो प्लांट हार्मोन जो है कुछ ऐसे केमिकल हैं जो जिस जगह से उत्पन्न होते हैं वहां से दूर किसी जगह जाकर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। वहाँ की बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी कहीं न कहीं कोशिका की इन सभी प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं और बहुत ही कम सांद्रता में ये आवश्यक होते हैं। तो जैसे एनिमल्स में हार्मोन होते हैं, अपने डिफरेंट एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो प्लांट में ऐसी ग्लैंड्स तो है नहीं, लेकिन ऐसे कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो प्लांट की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो ये जितने भी हार्मोन हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्लांट में वृद्धि को प्रमोट करते हैं, दैट इज वृद्धि हार्मोन, और दूसरे होते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन, यानी जो वृद्धि को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। तो प्लांट में जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं उसमें हमको पढ़ना है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, और जो ग्रोथ रिटार्डेंट है वो है एब्सिसिक एसिड ABA, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं ऑक्सिन से। तो प्लांट में जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसके नेचर के बारे में या सबसे पहले जो रिपोर्ट किया वो हम एक फेमस नेचुरल बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम जानते हैं, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने बताया था कि प्लांट जो है वो फोटोट्रोपिज्म हम जिसको कहते हैं कि प्रकाश की ओर रेस्पॉन्स देते हैं, प्रकाश की तरफ गति करते हैं। तो कोई ना कोई प्लांट में ऐसा सब्सटेंसेस है, ऐसा केमिकल है जो ग्रोथ प्रमोट करता है या प्लांट को रेस्पॉन्स देता है लाइट के प्रति। उन्होंने शुरू में ऐसा बताया था। उसके बाद कई साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग प्रयोग करके ग्रोथ हार्मोन की प्रकृति को दर्शाया। तो ऑक्सिन के बारे में बॉयसन और जेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि प्लांट का जो कोलियोप्टाइल है जिसको प्रांकुर चोल कहते हैं, देखिए ये शब्द क्लियर होना चाहिए। मान लो ये सीड है तो आप जानते हैं ये मूलांकुर है, ये प्रांकुर है। तो मूलांकुर के ऊपर मूलांकुर चोल होता है, कोलियोराइजा, और प्रांकुर के ऊपर प्रांकुल चोल होता है जिसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर हम किसी प्लांट के प्रांकुर चोल को हटा दें, कट कर दें, तो अब वो प्रकाश की ओर गति नहीं दर्शाता। इस छोटे से प्रयोग से ये पता चलता है कि प्लांट का जो कोलियोप्टाइल है या उसका टिप रीजन है उसमें कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंसेस है जो लाइट के प्रति रिएक्शन देता है। तो ये सिंपल प्रयोग था फोटोट्रोपिज्म का, बॉयसन और जेनसन का। उसके बाद FW वेंट, उन्होंने एवेनस सटाइवा, जय जो है उसके कोलियोप्टाइल को प्रयोग किए और उन्होंने भी वही कोलियोप्टाइल को प्रयोग किए। क्या किया कि कोलियोप्टाइल का जो टिप है प्रांकुर चोल का उसको हटाया और उसको एक एगार ब्लॉक पर ट्रांसफर कर दिया। एगार ब्लॉक, एगार क्या है आप जानते हैं। अगर इस एगार ब्लॉक को वापस टिप पर ट्रांसफर करते हैं तो अब ये फोटोट्रोपिज्म दर्शाता है, यानी प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। मतलब इसमें कोई सब्सटेंसेस था
जो डिफ्यूज होके एगार ब्लॉक में आया और एगार ब्लॉक से वापस प्लांट में गया और उसने फोटोट्रोपिज्म स्टार्ट कर दिया, रेस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन के नेचर के बारे में पता चला कि ये प्लांट के टिप रीजन में बनता है। अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, उससे दो बातें और क्लियर हुई कि यदि मान लो ये सनलाइट आ रही है तो इसका वो हिस्सा जहां सनलाइट आ रही है अगर उसको हम ब्लॉक कर दें तो फोटोट्रोपिज्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इस साइड को ब्लॉक करें तो फोटोट्रोपिज्म नहीं हो पाता। मतलब ये सब्सटेंसेस बनता तो यहां है लेकिन ये डिफ्यूज होता है दूसरी सतह पर और वहां पर अपना प्रभाव जो है वो दर्शाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुए थे जिससे हमें ऑक्सिन के बारे में पता चल सका। पहली बार कोगल और स्मिथ ने मनुष्य के यूरिन से इस केमिकल को, हार्मोन को आइसोलेटेड किया था, जिसका नाम दिया था उन्होंने ऑक्सिन ए। हालांकि प्लांट में जो नेचुरल ऑक्सिन होता है उसका नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ये एक प्राकृतिक ऑक्सिन है जो पादपों में पाया जाता है। वर्तमान में कई सिंथेटिक ऑक्सिन बना दिए गए हैं जैसे IBA और IPA, NAA, ये सब क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन है। PAA, जिनका हॉर्टिकल्चर के फील्ड में बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, आगे हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। लेकिन नेचुरल ऑक्सिन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड होता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था ऑक्सिन के बारे में। अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले मैं एक तथ्य बता दूं कि ऑक्सिन का निर्माण जो है वो ट्रिप्टोफैन नाम के एमिनो एसिड से होता है, यानी ट्रिप्टोफैन का होना आवश्यक है, उसी से ऑक्सिन बनता है। दूसरी बात, ऑक्सिन का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? वैसे तो प्लांट की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सिन बन सकता है, लेकिन उसकी सर्वाधिक जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ होती है? शूट टिप एंड रूट टिप। ये जो मूल शीर्ष है और स्तंभ का शीर्ष है वहां उसकी कंसंट्रेशन सर्वाधिक होती है। यहाँ ये बनता है और बेसिपिटल यानी नीचे की ओर इसका ट्रांसफर होता है और मूल में जो बनता है वहां उसका एक्रोपिटल यानी ऊपर की ओर ट्रांसफर होता है। तो ये कुछ ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट के संबंध में फैक्ट है। चलिए अब हम उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं। तो ऑक्सिन को एक वृद्धिकारी हार्मोन कहते हैं, यानी कहीं न कहीं ये वृद्धि करता है, पादप की वृद्धि में सहायक होता है। तो आपके सिलेबस में हालांकि ये काम कैसे करता है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। देखिए, ऑक्सिन की जो मेन भूमिका होती है वो होती है, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका दीर्घीकरण। इसको कहते हैं सेल इलोंगेशन। अब सीधी सी बात है, अगर सेल में इलोंगेशन होगा तो नो डाउट उस टिश्यू में, उस ऑर्गेन में भी ग्रोथ होगी और ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ होगी। तो मेन ऑक्सिन का जो रोल है वो सेल इलोंगेशन होता है। तो सेल इलोंगेशन ऑक्सिन कैसे करता है? एक्चुअली क्या होता है, ये सेल है और सेल के चारों ओर हम जानते हैं कि रिजिड सेल वॉल होती है जो उसकी शेप बनाए रखती है, इसको इलोंगेट होने से रोकती है। तो ऑक्सिन क्या करता है, इस सेल वॉल को एसिडिक बना देता है, इसका एसिडिफिकेशन करता है प्रोटॉन पंप को एक्टिव करने से। तो सेल वॉल के एसिडिफाइड होने से इस वॉल में जो बॉन्ड होते हैं उसको लूज करने वाले, तोड़ने वाले एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं
तो ये सेल वॉल जो है वो लूज हो जाती है, टूट जाती है, और उसके कारण क्या होता है, सेल का इलोंगेशन हो जाता है। तो ये मेन इफेक्ट है। सो ऑक्सीजन कॉज द एसिडिफिकेशन ऑफ cell wall by activating some proton pump, and ultimately that proton pump will acidify the cell wall. It activates the wall loosening enzyme, and that wall loosening enzyme ultimately expand the cells, कोशिका को elongate करते हैं। ये इसका मुख्य प्रभाव होता है। चलिए अब हम कुछ और इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया प्रमुख कार्य, कोशिका दीर्घीकरण। अब दूसरा जो है वो है एपिकल डोमिनेंस। इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ प्रभाविता। ये क्या होती है कि किसी भी पादप में जब शीर्षस्थ कलिका सक्रिय होती है तो वो पौधे की पार्श्व कलिका या पार्श्व दिशा में वृद्धि को रोक देती है। उसका कारण ये है कि एपिकल रीजन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सारे न्यूट्रिएंट्स यही सप्लाई होंगे, सारे ग्रोथ सब्सटेंसेस यही सप्लाई होंगे। जो लेटरल रीजन है वहां पर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो जब एपिकल बड या एपिकल रीजन सक्रिय होता है तो जो पार्श्व बड, लेटरल बड है, पार्श्व कलिका वो सुसुप्त रहती है। तो अगर हम इसको काट दें तो ऑक्सीजन वापस यहाँ डिफ्यूज होने लगेगा और फिर इनमें जो है वो एक्टिविटी या ग्रोथ आरंभ हो जाएगी। और इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है बागवानी में। आपने देखा होगा कुछ पौधे लंबाई में नहीं बड़े होते बल्कि चौड़ाई में होते हैं, रोजेट स्वभाव के, जिससे वो सुंदर दिखाई देते हैं। तो इस एपिकल डोमिनेंस जो घटना है या प्रभाव है उसका उपयोग हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। चलिए इसके अलावा तीसरा प्रभाव रूट इनिशिएशन। आपने कायिक प्रजनन में पढ़ा होगा कलम में हम क्या करते हैं, किसी एक प्लांट का पार्ट कोई तोड़ करके दूसरे में ग्राफ्ट करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो ये जो ग्राफ्टिंग वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं वहां पर जड़ों के उद्भवन के लिए या जड़ों को प्रेरित करने के लिए ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह से टिश्यू कल्चर में या हमने जो पढ़ा था कल एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह में, वहां भी मूलों के आरंभन या मूलों के विकास के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये है रूट इनिशिएशन में ऑक्सीजन की भूमिका। तो कुछ हार्मोन ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी रूट इनिशिएशन में बहुत भूमिका होती है, इसलिए उनको रूट इनिशिएशन हार्मोन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल IBA, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इसको रूट इनिशिएशन हार्मोन ही कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है रूट इनिशिएशन में। चलिए तो ये एक तीसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हुआ रूट इनिशिएशन। इसके अलावा ये क्या करता है, तो आपने पढ़ा होगा एक्सिशन। प्लांट में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर एक्सिशन होता है। एक्सिशन क्या होता है, जीर्णता, सेनेसेंस, ये आप सब पढ़े हैं। ये ऑक्सीजन जो है उस एक्सिशन के प्रभाव को रोकता है। इसी तरह से पार्थेनोकार्पी आपने पढ़ा होगा, बिना निषेचन के फल का बनना। तो पार्थेनोकार्पी को भी ये प्रमोट करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो बीजों के अंकुरण में भी सहायक होता है। ये बीजों की प्रसुप्ति को भंग करता है और उनके अंकुरण में सहायक होता है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। मैं वापस रिपीट करूं, नंबर 1 हमने देखा था सेल इलोंगेशन, एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन, सीड जर्मिनेशन, ब्रिकेज ऑफ डोर्मिनेंसी, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी। तो ये कुछ प्रभाव हैं इसके प्रमुख। अब हमारे सिलेबस में एक और पॉइंट है कि
ऑक्सीनों का उपयोग क्या है। तो अभी जो हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखे उसी से हम उपयोग पर आते हैं कि हॉर्टिकल्चर में इसका उपयोग क्या है। तो एक तो एपिकल डोमिनेंस में हमने देख लिया कि सुंदर प्लांट बनाने के लिए बागवानी में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, ग्राफ्टिंग जैसे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें रूट इनिशिएशन के लिए भी ऑक्सीन का उपयोग किया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, ऑक्सीन खरपतवार नाशी के रूप में, विडिशियस खरपतवार नाशी, जैसे 2,4-D और 2,4,5-T, ये दो प्रमुख ऑक्सीन हैं जो खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो फसलें होती है वो मोनोकोट होती है, उनके बीच में खरपतवार होती है। चौड़ी पत्ती वाली जो वीड है उनमें ये क्या करता है, सेल एक्सपेंशन इतना बढ़ा देता है कि प्लांट की डेथ हो जाती है ना। और मोनोकोट इससे बच जाते हैं, उनके अंदर ऐसी एक्टिविटी होती है कि वो ऑक्सीन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी जो चौड़ी पत्ती वाले हैं वो अपने आप को बचा नहीं सकते, उसमें एक्सपेंशन इतना होता है कि प्लांट की डेथ हो जाती है। और दूसरा, ये रूट सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो फसलें तो बची रह जाती हैं और खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाती है। तो खरपतवार नाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, TIBA, ये क्या है, एक एंटीऑक्सीन सब्सटेंसेस है, इसका उपयोग किया जाता है। कॉटन बॉल्स होते हैं, उनको क्या कि अलग करने के लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। अगर इसका स्प्रे कर दें टीपा का तो हम आसानी से कॉटन की जो बड है उसमें से कॉटन को निकाल सकते हैं। तो ये भी इसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। इसके अलावा जो एप्पल है, पियर है, उसमें प्री मेच्योर कभी फ्रूट गिरने लगते हैं तो NAA के उपयोग से फलों को झड़ने से बचाया जाता है। तो ये कुछ ऑक्सीन के उपयोग हैं जो कमर्शियली या इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर ये काम में लिए जाते हैं। चलिए, तो ये हमने पढ़ा ऑक्सीन के बारे में। अब आगे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन के बारे में।